आज बात करते हैं उस एक इंस्टीट्यूशन की जिसके कंधों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के चुनाव आयोग की। कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? मतलब करोड़ों वोटर्स, हजारों उम्मीदवार और इतनी सारी पार्टियां। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने चुनाव करवाता कैसे है? चलिए आज इसी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो आज हम देखेंगे कि चुनाव आयोग की नींव कहां से आई, ये काम कैसे करता है, पार्टियों को मान्यता देने के इसके क्या नियम हैं, आज इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और आखिर में भविष्य में इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से। देखिए, चुनाव आयोग की जो ताकत है ना, वो किसी सरकार की दी हुई नहीं है। ये ताकत इसे सीधे भारत के संविधान से मिलती है और यही बात इसे इतना पावरफुल और इंडिपेंडेंट बनाती है। हमारे संविधान बनाने वालों ने आजाद और निष्पक्ष चुनाव को इतनी ज्यादा अहमियत दी कि इसके लिए संविधान में एक पूरा का पूरा हिस्सा पार्ट 15 ही बना दिया। और इसी हिस्से में लोकतंत्र की आत्मा बसी है, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। इसका सीधा सा मतलब है कि हर वयस्क नागरिक का वोट बराबर है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। वैसे एक मजेदार बात यह है कि जब संविधान बना तब भारत में वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी। लेकिन फिर आया साल 1988 और संविधान में 61वां संशोधन किया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को और बढ़ा दिया। इस एक संशोधन ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। और सोचिए, इस एक फैसले से लाखों युवा रातों रात हमारे लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बन गए। अब आते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर पर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई। इसे आप चुनावी खेल का एक निष्पक्ष अंपायर भी कह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी बनावट भी समय के साथ बदली है। शुरू में ये एक वन मैन शो जैसा था जिसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन अब ये एक 3 सदस्यों वाला कमीशन है। इससे फायदा ये होता है कि फैसले बहुमत से लिए जाते हैं, किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं। और यहीं पर ईसीआई की आज़ादी का सबसे बड़ा राज छिपा है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। मतलब महाभियोग की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया। यही सुरक्षा उन्हें बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करने की हिम्मत देती है। और ईसीआई के काम का दायरा बहुत बड़ा है। सोचिए, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर चुनाव की तारीखें तय करने तक, पार्टियों को उनके चुनाव चिन्ह यानी सिंबल देने से लेकर चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू करवाने तक, हर छोटी बड़ी चीज ईसीआई की निगरानी में ही होती है। ईसीआई की ताकत को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि ये कैसे तय करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की है और कौन सी स्टेट लेवल की। अब देखिए, किसी पार्टी के लिए नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए ईसीआई ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं, जैसे कि पार्टी को कितने राज्यों में कितने प्रतिशत वोट या सीटें जीतनी होंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी या जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां हैं जो कुछ राज्यों तक सीमित हैं। और हाँ, ये जो कमल, हाथ, साइकिल जैसे जाने पहचाने निशान है ना, ये भी ईसीआई ही तय करता है और पार्टियों को देता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इतनी शक्तियों के बावजूद आज इलेक्शन कमीशन खुद सवालों के घेरे में है और कई मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहा है। मिसाल के तौर पे विपक्ष के एक बड़े नेता ने वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया और ये दावा किया कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटा दिए गए। अब ये ईसीआई की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब इन आरोपों पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया। उनका कहना था कि आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की एक तय प्रक्रिया है और जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिली वहां उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई। तो यहां दोनों पक्षों की बात को समझना जरूरी है। और चुनौतियां सिर्फ यहीं तक नहीं हैं। चुनावों में पैसे का बढ़ता इस्तेमाल, राजनीति में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का आना, फेक न्यूज का जाल और सत्ता में बैठी पार्टियों का दबाव, ये सब वो नई चुनौतियां हैं जो ईसीआई की निष्पक्षता की हर रोज परीक्षा लेती हैं। तो फिर सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? लोकतंत्र के इस सबसे बड़े गार्ड को और मजबूत कैसे किया जाए? इसे लेकर कई बड़े सुधारों पर लगातार बहस होती रहती है। जैसे एक सुझाव ये है कि चुनाव आयुक्तों को सरकार की जगह एक निष्पक्ष कॉलेजियम नियुक्त करे।
इसी तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कड़े कानून बनाने और चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने की भी मांग की जा रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारे संविधान ने चुनाव आयोग का जो ढांचा तैयार किया था, क्या वो आज के इस डिजिटल दौर की चुनौतियों, पैसे के बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक दबाव का सामना करने के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।